गुजरात विधानसभा के इलेक्शन को लेकर आज हम बात करेंगे। सूफ़ी अनवर हुसैन स्कॉलर है जो जिनसे हम बात करेंगे कि अब की बार किसकी सरकार या अब की बार तू रहवा दे यार, उसके चलते सूफ़ी अनवर हुसैन क्या कहेंगे। आइए बात करते हैं सूफ़ी जी से। जी सूफ़ी साहब, आप क्या कहोगे। इस बार की विधानसभा इलेक्शन में 4 सियासी पार्टी दावेदार है। कांग्रेस, मीम, आम आदमी को क्या मात दे पाएगी बीजेपी। तो भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है वो पिछले 30 साल से गुजरात में शासन है। और हम किसी को हमारे मुकाबले में समझते नहीं है। पहली बात तो ये है, ए बी सी कोई भी टीम आ जाए, कोई भी कंपनी आ जाए, कोई भी पार्टी आ जाए, उससे भारतीय जनता पार्टी को घबराने की ज़रूरत नहीं। और कोई भारतीय जनता पार्टी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर कांग्रेस, मीम और आम आदमी पार्टी अगर लड़ती भी है, देखो कोई भी सियासी पार्टी है उसका हक बनता है लड़ना। लेकिन गुजरात की जनता जो है वो भाजपा के साथ में ऐसा लगाव से जुड़ी हुई है। उनका लगाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ पहला लगाव है। तो अब ये मुश्किल है कि किसी और पार्टी को वोट दे। तो हम किसी को हमारे मर्दे मुकाबिल मानते नहीं है। पहली बात तो ये है, हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका सहकार। जो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो नारा है, वो नारे को हमने सार्थक करा है। और उसके चलते आज भारतीय जनता पार्टी का जो विकास जो हो रहा है, आज आप जहाँ कहीं भी देखो, ऐसे कोरोना के संकट में भी भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार का माननीय विजय भाई रूपाणी की जो गुजरात में सरकार है, उसने विकास के कामों में किसी तरह की कोताही नहीं करी। आज सारे काफ़ी मुद्दे आए, काफ़ी मसले आए, हर तरह से कोरोना से निपटने की बात आई, तो हर तरह से उन्होंने कामयाबी से काम किया। हजारों लाखों लोगों को आज 6-8 महीने से मुफ्त अनाज मिल रहा है, बल्कि 1 साल से अनाज मिल रहा है, मुफ्त अनाज मिल रहा है। हजारों लोग, यहाँ पे 1-1.5 करोड़ लोग गुजरात में उसके लाभार्थी है। इसी तरह से माँ कार्ड योजना है, अस्पताल के अंदर जितनी भी जो योजनाएं जो चल रही है, आज लाखों रुपए का जो बिल जो है एक आम आदमी को जो भरना पड़ता था, अब वो सरकार दे रही है। तो ये सारे मसले जो है ये लोगों ने देखे हैं, लोग गए हैं और लोगों ने भुगता है। तो अब हर जगह पे ये बात आके खड़ी है कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास का सुशासन दिखाया, अब वो सुशासन को लोग बदलने के मूड में नहीं हैं। जनता कह रही है कि विकास के साथ साथ हमें कुछ नहीं विकास का ऑप्शन दिख रहा है। महंगाई महंगाई महंगाई, हर गरीब जनता महंगाई के अंदर टूट चुकी है। पेट्रोल के दाम को लेकर, डीजल के दाम को लेकर और गैस सिलेंडर के दाम को लेकर। बात रही कोरोना की सफलता की, कोरोना काल दरमियान जो सरकारी नाकामयाबी रही सरकार की इस वक्त, उसको लेके भी जनता के काफ़ी सवालात है। आप क्या कहोगे। नहीं, कैसे नाकामयाबी रही कोरोना के अंदर? आज जब जनवरी के अंदर कोरोना जब शुरू हुआ, तब हमारे पास क्या इंतजाम थे? जनवरी के अंदर जब कोरोना आया, ये तो कोई बैठा बिठाया तो कोई था नहीं। ये तो पहला ऐसा मुद्दा था कि जो सालों बाद कि भाई पहली बार ऐसी बीमारी आई। तो उस दौरान भी गवर्नमेंट ने जो सारी चीज़ों के अंदर जो सबसे बड़ी बात कि वैक्सीन खुद की, हिंदुस्तान की खुद की अपनी वैक्सीन बनाई, वैक्सीनेशन किया। आज 35 से 40 करोड़ लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। तो ये गवर्नमेंट फ्री में दे रही है। रही बात महंगाई की, तो ये इंटरनेशनल लेवल का पूरा मार्केट चल रहा है। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। कोरोना के हालात ऐसे हैं कि हर आदमी, हर देश को उबरने में संकट का सामना पड़ रहा है। जो लोग तेल पैदाश करने वाले, जो तेल उत्पादक जो देश जो थे, वहाँ पे भी कोरोना था। तो वहाँ पे भी कोरोना की वजह से जो तेल का जो उत्पादन होना चाहिए वो भी नहीं हो पाया। तो ऐसा इंटरनेशनल मार्केट है, हर जगह पे ये कमी किल्लत की वजह से ये माल के अंदर जब भी कोई किल्लत आती है तो किल्लत की वजह से महंगाई आती है। लेकिन वो कुछ ना कुछ दिनों के अंदर वो सब वो रूटीन में आ जाएगा।
वो वक्त के अंदर एक वक्त होता है, वो वक्त के अंदर सब, और गवर्नमेंट भी उसके ऊपर काम कर रही है। चलिए, ये बात हुई महंगाई और इसको कोरोना के काल को लेकर। इस बार के इलेक्शन में अल्पसंख्यकों को लेकर बीजेपी काफ़ी उत्साह में है। लघुमती समाज के लोगों को काफ़ी जोड़ रही है। तो लघुमती की ज़रूरत अब क्यों बीजेपी को पड़ रही है? अब तक क्या लघुमती इसमें नहीं काम कर रहे थे, लघुमती जुड़ने के लिए तैयार नहीं थे? और अभी तक इतने एमएलए थे, 30 एमएलए, अब वो रुक करके 3 एमएलए पर क्यों लघुमती की संख्या हो चुकी है? और जो समाज है पटेलों के है काफ़ी, और दूसरे समाज के लोगों को जिनके एमएलए की संख्या मुस्लिमों से ज़्यादा है, मुस्लिमों की संख्या घटती क्यों गई, क्यों कम होती गई? या ये सवाल कांग्रेस के ऊपर भी है और बीजेपी के ऊपर भी। आप क्या कहोगे? एक हार जीत का खेल है, उसमें कौन आता है, कौन हारता है, कौन जीतता है, वो एक मसला है। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अल्पसंख्यकों की ज़रूरत क्यों हुई? अल्पसंख्यक पहले से है, लेकिन मुसलमानों के पास कुछ तासुबात थे। कांग्रेस के तरफ से जो उनकी एक डर का माहौल बनाया गया था, तो उस माहौल में मुसलमान जो है आज भी भय से प्रेरित है। कुछ बातें ऐसी थी जो मुसलमानों को समझ में नहीं आ रही थी। तो आज जो विवादित मुद्दे जो है वो भाजपा की तरफ से सारे ख़त्म हो चुके। रही बात अभी पिछले 6 महीने पहले जो चुनाव गए, नगर पालिका, महानगर पालिका, तालुका पंचायत, ये जिला पंचायत के जो चुनाव गए, उसमें गुजरात के मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और 40 से 45% तक का मुसलमानों ने वोट भाजपा को किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक हाथ से ताली बजती नहीं है। तो मुसलमानों ने जब वोट दिया तो पहली बार ये महसूस हुआ कि इतनी बहु संख्या में, भारी संख्या में जब वोट मिला है तो मुसलमानों को भी उनका हक मिलना चाहिए। और उसी जद्दोजहद के अंदर राष्ट्रीय लेवल पे जो हमारे जो माइनॉरिटी के जो प्रेसिडेंट बने जमाल सिद्दीकी साहब, उन्होंने भी माननीय मोदी जी से सब चर्चा की और ये तय हुआ कि भारत के अंदर मुसलमानों को 25% अनुपात के उनको लीडरशिप देनी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने सारे विवादित मुद्दों को दरकिनार करके मुसलमानों को जो नेतृत्व देने की जो अगर जिनमें क्षमता है तो नेतृत्व देने का सारा काम उन्होंने शुरू कर दिया। अब इसी हालत में हमने यहाँ पे अहमदाबाद देख लो, पूरे गुजरात के अंदर करीबन 5,000 से ज़्यादा जो संगठन के अंदर जो पोस्ट है माइनॉरिटी मोर्चा की, वो पोस्ट हमने पूरे गुजरात में सबको दी है। सिर्फ अहमदाबाद ही नहीं, लेकिन गुजरात का कोई तहसील बाकी नहीं है, कोई जिला पंचायत बाकी नहीं है, कोई गांव बाकी नहीं है जहां पे मुसलमानों के नुमाइंदगी न हुई हो। मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी ने, ऐसा हम कह सकते हैं कि एक सम्मानजनक एक हमको एक नेतृत्व दिया है, हमको एक भागीदारी दी है। इस भागीदारी की जो चर्चा चल रही है आम तौर पे जनता के बीच में, वो चर्चा ये भी चल रही है कि एक तो आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है और असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM, जिससे मुस्लिम जनता है जो काफ़ी प्रेरित हो चुकी है। यूपी के इस बार के इलेक्शन की अगर आप झलक देखें काफ़ी और मीडियाओं पे, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी की वहाँ कितनी खस्ता हालत है। समाजवादी पार्टी जो बरसों से वहाँ, बीजेपी की भी जो बात हुई इस बार, जो 25% हिस्सेदारी मुस्लिमों को देनी, तो वो 25% हिस्सेदारी का डर कोई और है, खौफ MIM पार्टी जो आ रही है AIMIM, या फिर आम आदमी पार्टी का डर के वजह से मुस्लिमों को हिस्सेदारी दे रहे हैं? मैंने पहले ही बताया कि अनुपात के हिसाब से हिस्सेदारी होती है। यहाँ पे डर की कोई, या डर की या कोई खौफ की कोई बात नहीं है। गुजरात के अंदर पिछले 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये सरकार के अंदर हमने बताया कि हमको कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। एक्स पार्टी आवे, वाई पार्टी आवे, जेड पार्टी आवे, इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, ये जितनी भी पार्टियां हैं ये सब माइनस कांग्रेस पार्टियां हैं। ये कांग्रेस का जो अपना जो उनका जो मत है, वो मतों के अंदर उनकी आपस में जद्दोजहद होती है, उनके वोटों की जद्दोजहद होती थी। भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है वो एक कमिटेड वोट है और कमिटेड वोटर कभी फिरता नहीं है, चाहे कोई पार्टी आ जाए। तो आपको ये समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है, जो वोट बैंक है, वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला।
चाहे कोई पार्टी आ जावे, आम आदमी पार्टी आ जावे या गुजरात की कोई तीसरी चौथी पार्टी आ जावे, कांग्रेस तो वैसे भी यहाँ पे दिशाहीन और नेतृत्वहीन पार्टी है। तो कांग्रेस के लिए तो यहाँ पे कोई उम्मीद रही नहीं है गुजरात के अंदर। लेकिन जो पार्टियाँ यहाँ पे आती है वो एक उम्मीद लगा के आती है, टिकटिकी लगा के आती है कि भाई ये हमको कोई यहाँ पे मिल जाए। लेकिन चाहे कितनी भी पार्टियां आ जाए, यहाँ पे जो बहुमत का जो आंकड़ा है, जो छूने वाला 92 का जो आंकड़ा है, वो आंकड़े को छूने की कोई भी पार्टी ताकत नहीं रखती जी। और विकास को लेके जो बात करें तो आप एक लघुमती मुस्लिम विस्तार बहुमूल्य इलाके में रहते हो। इसी विस्तार की अगर हम बात करें विकास को लेकर, क्यों ये विस्तार अब तक भी वंचित विकास से रहा है? उसकी कोई वजह बीजेपी सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है, यहाँ के एमएलए भी बीजेपी के हैं। तो आजकल जो विकास का जो कांग्रेस का जो नारा है वो नाली, पानी और सड़क का मुद्दे को ही विकास कहते हैं कि किसी को नाली दे दी, किसी को पानी दे दिया और किसी को सड़क दे दी, उसको विकास कहते हैं। तो सबसे बड़ी यहाँ पे नर्मदा का प्रोजेक्ट, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, आज मकरबा के पास आप देखो इतना ओवरहेड टंका लगा के नर्मदा का पानी डायरेक्ट लेके जुहापुरे के पूरे इलाके में देने का शुरू किया। संकलित नगर जुहापुरा इलाका जो पानी से जो विमुख था अभी तक के इतने सालों से, कांग्रेस की जो यहाँ पे कॉरपोरेटर थे, उसके बाद अभी ये कॉरपोरेटर यहाँ पे चेंज हुए, लेकिन इतने सालों से एक सामान्य मुद्दा जो गरीबों का मुद्दा था वो भी उसका सॉर्ट आउट नहीं हो पाता था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ओवरहेड टंका बना के सीधा नर्मदा का पानी ला के उनको पानी से उनको लिफ्ट करा। तो ये विकास की राजनीति हम करते हैं, लेकिन जो वैमनस्य की राजनीति है वो कांग्रेस और दूसरी पार्टियां उनको भड़काने की राजनीति करती है, ताकि ये चीज़ें उनको भड़का के उनके वोटों को लिया जाए, उनको डराया जाए। तो हम ये नहीं चाहते, हमारी जो पूरी सुविधाएं हैं हम हर तरह से सुविधा दे रहे हैं। सरकार के यहाँ पे आज टाउन प्लानिंग स्कीम यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुकी है, टीपी 85 यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुकी है, टीपी 88 यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुकी है। लेकिन फिर भी जो कॉमन प्लॉट है वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व, जो एंटी सोशल लोग जो है वो कब्जा जमा के बैठे थे। यहाँ पे इस इलाके में गुंडागर्दी अपने चरम पे थी, तो वो गुंडागर्दी भी ख़त्म की है। और जैसे जो लोग कब्जा जमा के बैठे थे जो सरकारी ज़मीनों पे, वो ज़मीनें भी खाली करवाई है। ये जनता की ज़मीनें थी, ये जनता के कामों के लिए ज़मीनें थी, ये कोई किसी के व्यक्तिगत कामों के लिए नहीं थी। तो वो काम जो थे वो अटके पड़े थे इस वजह से कि लोगों ने गैरकानूनी कब्जे जमा रखे थे। तो वहाँ पे विकास के कोई काम नहीं होते थे। यहाँ पे ना कोई गार्डन का काम होता था, ना कोई कम्युनिटी हॉल का काम होता था, ना किसी तरह से कोई अस्पताल का काम होता था, क्योंकि यहाँ पे जो जगह जो कॉरपोरेशन की जो स्पेसिफिक जो रिजर्व थी, वो रिजर्व प्लॉटों के ऊपर लोगों ने इलीगल कब्जे जमा रखे थे। तो वो कब्जे अब हटे हैं, तो आने वाले वक्त में आपको विकास का जो काम है वो दिखेगा। एक दिन में सब होता नहीं है, अब सब मंजूरियां तो मिलने लगी है, हर तरह से उसकी मंजूरी मिलने लगी है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जुहापुरा सरखेज का विकास नहीं हुआ, विकास अटका पड़ा था कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से। असामाजिक तत्व सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम इलाकों में दिखाई दे रहे हैं और प्रशासन की तरफ से। और भी तो काफ़ी सारे विस्तार है, यहाँ पे वासना है, अमराईवाड़ी है, जो बिल्कुल ही संवेदनशील विस्तार कहलाते हैं। वहाँ पे भी तो असामाजिक तत्व हम अपनी बात करेंगे, दूसरी बात क्यों करें। आप आज जब मुझे माइनॉरिटी इलाके की बात जब पूछते हो तो अपने इलाकों के, अपने माइनॉरिटी के इश्यूज़ के ऊपर बात करूँगा। मैं जो बात करूँगा मेरे इश्यूज़ क्या है, मेरे समाज के इश्यूज़ क्या है, उसके ऊपर बात करेंगे। कायदा कानून व्यवस्था वो सरकार का लुकआउट है, सरकार देखती है। गृह मंत्री पूरे गुजरात का होता है, राष्ट्र का पूरा गृह मंत्री होता है, और हर तरह के उनके नॉलेज में, उनके संज्ञान में होती है बात। तो मैं अपनी बात करूंगा, अपने इलाके की बात करूंगा कि मेरे इलाके में क्या है, सुकून है तो क्या? हाँ है। यहाँ पे आम आदमी आज सुकून से रहता है, दो वक्त की रोटी ज़िंदगी जी पा रहा है, तो हाँ जी पा रहा है। तो मैं अपने इलाके की बात करूँगा, मैं पूरे हिंदुस्तान का जिम्मेदार नहीं हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए, आप अवैसी साहब की बात करते हो। अवैसी साहब ने अहमदाबाद के अंदर 165 में से 11 जगह पे उम्मीदवार उतारे। अब वो कौन से इलाके में उतारे? तो पता चला कि मुस्लिम इलाके में। अब पहले ही जहाँ मुस्लिम थे उनको हरा के ये मुस्लिम आए। कौन सी नई चीज़ दी थी उन्होंने? नई बात कौन सी है ये बताओ।
कांग्रेस के मुस्लिम जहाँ चुन के आते थे उसी इलाके में तो एमआईएम के लोग आए हैं। तो फ़र्क बीजेपी को पड़े या कांग्रेस को पड़ रहा है, मुझे ये बताओ। कांग्रेस के उम्मीदवार हार रहे हैं, उसमें बीजेपी को क्या लेना देना। आप अगर फाइट लड़ना है तो आइए हमारे साथ में वेजलपुर में लड़िए, हम आपको बताते हैं कि वेजलपुर में कैसे जीता जाता है। आप बापू नगर में जाकर लड़िए, आपको पता चलेगा कि बापू नगर में कैसे जीता जाता है। आप रखियाल में जाकर लड़िए, आप वटवा में जाकर लड़िए, जहाँ पे आपको आपका पॉकेट्स है, मुस्लिम पॉकेट्स के ऊपर आपको ये है कि भाई हमको वोट मिलेगा। तो आप ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी चुनिए ना जहाँ पे हिंदू ज़्यादा मेजोरिटी की विधानसभाएँ है। तो आप ऐसी विधानसभा को चुन के आप दरियापुर, कालूपुर, ये जो जमालपुर चुनोगे तो वहाँ तो मुस्लिम उम्मीदवार ऑलरेडी के धारासभ्य मौजूद है, तो उसमें बीजेपी को क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन आप वेजलपुर में इनवाइट कर रहे हैं, वोटों का मोस्ट वेलकम आइए। वोटों का यहाँ ध्रुवीकरण हो चुका है जिस तरीके से कि भाई मुस्लिम मतदार इतनी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर रहते, फिर भी वेजलपुर विधानसभा में सवाल कुछ वोट उनके वहाँ जाते, कुछ वोट सरखेज लोगों के नारायणपुरा। सवाल ध्रुवीकरण का नहीं है। वेजलपुर के अंदर आज भी 94,000 वोट, ऑफिशियल वोट, मुस्लिमों के वोट यहाँ वेजलपुर विधानसभा में है। मैं बूथ के साथ गिनवा सकता हूँ कि कितने वोट कहाँ पे है। सवाल ये है कि आपके पास कैंडिडेट नहीं है। कांग्रेस के कैंडिडेट आते हैं जो हवाई, जो जब चुनाव का जब ब्यूगल बजता है तब आके वो यहाँ पे सिर्फ हवा खाने के लिए, हाथ हिलाने के लिए आते हैं। उसके बाद चुनाव हारने के बाद कोई दिखता ही नहीं है। फिर अगले 5 साल के बाद नया कैंडिडेट, फिर अगले 5 साल के बाद नया कैंडिडेट। कांग्रेस पे भरोसा कौन करेगा। तो भाजपा का जो कैंडिडेट होता है, जो उम्मीदवार होता है, वो 5 साल तक यहाँ पे एक्टिव रहता है, प्रजा के साथ में रहता है, जनता के साथ में उनके जो दुख दर्द है वो बांटता है। यहाँ तो कांग्रेस का तो बिल्कुल एक ऐसा हो चुका है कि यहाँ पे तो वोट देगा कौन उनको। सवाल ये। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि आपको मैं इस इलाके की बात करूं कि 94,000 वोट जो ऑफिशियल रजिस्टर वोटर है, उसके अलावा जुहापुरा सरखेज के अंदर बाहर से आए हुए जो वोट है, जो अलग अलग गांवों से, अलग अलग तहसीलों से, इवन सिटी के जो दरियापुर, कालूपुर, शाहपुर जो इलाके जो है, पुराने जो सिटी के इलाके हैं, वहाँ से भी लोग यहाँ पे आके बसे हुए हैं। तो उन लोगों ने अभी तक यहाँ पे अपना वोटिंग यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं करवाया है। तो ऐसे कम से कम 25 से 30 हज़ार लोग जो है जिन्होंने अभी तक अपना गांव में वोटिंग करते या सिटी में जाके वोटिंग करते, रहते यहाँ है लेकिन वोटिंग अपने गांव में जाके करते या अपने दूसरे इलाकों में करते। तो अगर ये संख्या यहाँ पे बढ़ती है तो 1 लाख से 1.25 लाख की संख्या यहाँ पे और बढ़ सकती है। तो आप इस चीज़ के ऊपर क्यों ध्यान नहीं देते। ये कांग्रेस के कॉरपोरेटरों का काम था, ये एमआईएम के कॉरपोरेटरों का काम था। यहाँ पे तो कॉरपोरेशन में तो हम नहीं है, कॉरपोरेशन में तो हमने, ये जो जिम्मेदार है उनका काम था ना ये तो करने का। तो ये इस पे हमको क्यों दोष दे रहे हो इसमें। ये थे सूफी अनवर हुसैन जी, जिनसे बात की हम लोगों ने गुजरात विधानसभा के इलेक्शन को लेकर। ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा कि कौन इस बार, अब की बार किसकी सरकार बनने वाली है या अब की बार तू रहवा दे यार होने वाला है। कैमरामैन रशीद के अंसारी के साथ तनवीर शेख, आप तक समाचार।